गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गगन गिल। तो अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अगर हम बात करें हिंदी भाषा के लिए किन्हें दिया जाएगा तो याद रखना है गगन गिल का नाम। इन्हें इनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा हिंदी भाषा में। वहीं अंग्रेजी भाषा का किसे दिया जाएगा? ईस्टरिन किर्रे को इनके नॉवल स्पिरिट नाइट्स के लिए। देखो, ये प्रश्न मैंने आपसे कई बार पूछा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आपको अब याद हो चुका होगा, 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 तो हमारी 8वीं अनुसूची वाली है, अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी हो गई। और राजस्थानी भाषा में किसे दिया जाएगा? मुकुट मणिराज को। इसमें पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रखना। बाकी पूरी लिस्ट आपके सामने है। कौन देता है ये पुरस्कार? साहित्य अकादमी देता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। स्थापना की किसने थी? जवाहरलाल नेहरू ने, वही इसके पहले अध्यक्ष थे। और देखो, मैं आपको बताऊं, इसी तरह का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब होती है। प्रश्न मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ये प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में। और पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे 1955 में दिए गए थे। तो ये जो पुरस्कार है साहित्य और भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। और हिंदी का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को उनके उपन्यास हिम तरंगिनी के लिए। और पहला जो अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1960 में दिया गया था आर.के. नारायण को उनके नॉवल द गाइड के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कहा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। अब आप लोग मुझे बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। और ये जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है ये भारत का, आप कह सकते हो, दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अच्छा, वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक तो बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था अभी कि 34वां व्यास सम्मान मिला 2024 के लिए किसको? सूर्यबाला को मिला। इनके किस उपन्यास के लिए? कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 58वां, ये किससे मिला था? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। और पिछला वाला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2023 में, वो हिंदी भाषा में मिला था संजीव को मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास, उनके नॉवल रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। यह मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं, तो अब तो ये आपको रट गया होगा। अब 2024 वाला भी आपको मैं रिवाइज करा के इतनी बार रटा दूंगा कि एग्जाम में बिना ऑप्शन देखते आप सही उत्तर लगा पाओगे। उसके अलावा अगर 33वां व्यास सम्मान पूछेंगे, पुष्पा भारती को मिला था यादें 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 के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला रुद्र सात्विकम के लिए। बाकी और देखो, अभी 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2022 को मिला। 2022 का मिला मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2023 का राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 का कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं एवी विक्टरसन को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक काइरोस के लिए, उनका उपन्यास है काइरोस, जर्मनी लेखिका हैं। और इसमें ट्रांसलेटर अनुवादक थे माइकल हॉफमैन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बुकर पुरस्कार 2024 का किसे मिला, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सामंथा हार्वे को, ब्रिटिश लेखिका है, उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए उनको मिला। कल ही मैंने आपको रिवाइज कराया था। बाकी व्हीटली गोल्ड अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर इसको कहते हैं, 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम की हैं। और 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से है। और आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया भी उनके किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया था और बार बार हम इसे रिवाइज भी कराते हैं।
तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो मेरे साथ साथ बोला करो ताकि आपको ये चीजें याद रहे। बाकी अगला देखो, किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पाउलेरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का अमिताभ बच्चन और एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कैथ मिशेल टेलाग्रेन को मिला। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज कराए, इन सबको ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव ये कौन सा बन गया है। सही उत्तर होगा मसाली गांव। तो गुजरात के बनासकांठा जिले में है ये मसाली गांव, जो अभी देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। ये जो मसाली गांव है ये भारत पाकिस्तान सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस गांव में सभी घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं, सोलर से ही यहाँ पे बिजली बनती है हर घर में। तो इस तरह से ये भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, अगर देखो एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है कि देश का पहला सोलर विलेज कौन सा बना है, तो फिर आपका उत्तर होगा गुजरात का मोढेरा गांव। लेकिन अगर पूछे देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज या देश का पहला सोलर विलेज ऑन द बॉर्डर यानी कि सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना, तो फिर उत्तर ये वाला होगा गुजरात का मसाली गांव। ये बात आपको क्लियर है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इसी तरह से कुछ और गांव जो आपके न्यूज में रहते हैं मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ये मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। ये इस तरह से जो मैं आपका रिवीजन कराता हूँ क्वेश्चन से संबंधित ही पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लिख करके लाता हूँ, सेलेक्ट करके लाता हूँ। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर आपसे पूछे देश का पहला गाँव कौन सा बना, तो ये माणा गाँव बना था जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में, जो अभी तक आखिरी गाँव हुआ करता था, अब ये पहला बन गया। और पूछे भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला पहला राज्य कौन सा बना था। संशोधित जैव गांव मतलब मॉडिफाइड बायो विलेज, और इस विलेज का नाम है दासपारा, और ये किस राज्य में है, त्रिपुरा में। अच्छा, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बनी जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में। देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव ये मैंने आपको बताया गुजरात का मोढेरा गांव। और हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव बना था भरतोल। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज ये केरल का कुंभलांगी गांव बना था। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जम्मू कश्मीर का चेरी गांव बना था। और देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है यह है झारखंड में जामताड़ा जिला। फेयेंग गांव ये मणिपुर में है, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव बना था। पालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ था। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मानघर गांव देश का पहला शहद गांव बना था। तो यहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट गांव से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवाए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट 1 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो भी डिटेलिंग में आपको दे रहा हूँ, रिविजन करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा शीट में, ये इंग्लिश में भी दे रहा हूँ और हिंदी में भी दे रहा हूँ। तो ये पीडीएफ की फॉर्म में डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिलती है, फ्री में मिलती है। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के अलावा जो भी अपडेट होती है, जो भी वीडियोज होते हैं, वो सब का अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके रख लीजिए। वैसे पीडीएफ अपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो आपको क्विज मिलती है, टेस्ट, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से भी। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़, जिस तरह से इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है, इन वीडियोस को आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है। इसे अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप के साथ एक बार शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का, बहुत दिन से रखा है, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, फिर कोशिश करते हैं, आप लोग साथ दोगे तो पूरा होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो हुआ कहाँ पे? कतर के लुसेल स्टेडियम में। जीत लिया है स्पेन के रियल मैड्रिड ने। किसे हराया? मैक्सिको के पचुका फुटबॉल क्लब को हरा दिया है। पचुका पुचुक हो गया और रियल में मैड्रिड जीत गया। पचुका को पिचका दिया इन लोगों ने, ऐसे याद रह जाएगा आपको।
तो ये हमने बात की है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 की। अभी यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित 2024 में जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप यूँ समझो ये डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन में ही मैं आपको कई सारे टॉपिक्स के तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ही करवा देता हूँ। अब जैसे देखो डूरंड कप 2024 की हम बात करें, इस बार 133वां संस्करण हुआ। इसको जीता गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, हराया था मोहन बागान को। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 हुआ डोमिनिकन रिपब्लिक में, और ये हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय के री ओहलंगधर को चुना गया था। 48वां कोपा अमेरिका को जीता, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जिसको यूरो कप कहते हैं, इसको स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाएंगे। और 2023-24 यूईएफए चैंपियंस लीग को रियल मैड्रिड ने जीता। आज जो हमने पढ़ा था फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप, उसको भी रियल मैड्रिड ने जीता। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2029 वाले होंगे उज्बेकिस्तान में, पहला सेंट्रल एशियन कंट्री होगा जो इसे होस्ट करेगा। 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 वाले ब्राजील में होंगे, प्रश्न आ चुका है बिहार पुलिस एग्जाम में। और इंडियन सुपर लीग 2023-24 को जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने, मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 को सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। और SAFF यानी एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत और बांग्लादेश को विजेता घोषित किया। और अंडर 20 SAFF मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश ने जीता, नेपाल को हराया। मेंस AFC मतलब होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, अंडर 23 एशियन कप जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे बने। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को जीता था सीरिया ने। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाल लेना कि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है 2018 से हम इसे इस नाम से जानते हैं, उससे पहले ये नेहरू कप के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न बनता है, नेहरू कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। बाकी इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कोच कौन है? मनोलो मार्केज, नए बने थे, स्पेन से हैं। और SAFF मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जो भूटान में हुई थी, भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराया। अभी 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी बाला देवी। हमने देखा था बैलन डियोर पुरस्कार 2024 पुरुषों में रॉड्रिगो हर्नांडेज ने जीता, इसको स्पेन के हैं। और महिलाओं में एटना बोनमाटी स्पेन से हैं। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप के ये सारी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। 22वां संस्करण 2022 में हुआ था कतर में, शुभंकर लाइव था, अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। हर 4 साल में होता है। तो अब 2026 में होगा 23वां संस्करण, 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। फिर 2030 में होगा 24वां, को स्पेन पुर्तगाल में। और फिर 25वां संस्करण 2034 में होगा सऊदी अरब में। और सऊदी अरब 2034 में 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा। और अगले साल 2025 में पहला जो स्पोर्ट्स गेम्स होगा वो भी सऊदी अरब में ही होगा। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी फीफा अवार्ड्स की घोषणा हुई थी, उसमें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया था विनीसियस जूनियर को। ये रियल मैड्रिड के ही प्लेयर हैं। और महिलाओं में चुना गया था एटना बोनमाटी को, जो कि बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की प्लेयर है। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी फीफा है। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा, स्टैटिक देख लो। 1904 में स्थापना होती है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफी की बात करें, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध फुटबॉल से है। तो यहाँ पे फुटबॉल यूँ समझो लगभग 2024 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको 4-5 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन हमने कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो याद रखेंगे हर साल 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट डे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार और समान अवसरों को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों के सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम भी है प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि पिछले साल केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक योजना चलती थी, उसको बंद कर दिया। कौन सी योजना है वो? तो याद रखना, पढ़ो प्रदेश योजना। मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। और अभी पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी थी? हेलेन मैरी रॉबर्ट्स बनी थी, ये भी पढ़ा हमने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं
कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 29 और 30। और देखो इसी तरह का प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद, ये पटवारी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो आर्टिकल 29। जबकि आर्टिकल 30 बात करता है देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की। तो ये भी ध्यान में रखना। वैसे डे वाला प्रश्न है, अभी तक आप देखोगे तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको बताता हूँ। दिसंबर में जब भी डे वाला प्रश्न आया, हर बार मैंने आपको दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराए। अब आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। आज आप एक काम क्यों नहीं करते, आप खुद रिवाइज करो। आज कमेंट बॉक्स में आप खुद ट्राई करो कि भाई 18 दिन हो गए, मुझे 18-20 दिन हो गए रिवाइज कराते हुए। आज आप खुद से कोशिश करो, लिखो कमेंट बॉक्स में और देखो कि आपको कितने डेज याद है ईमानदारी से। क्या आप मेरे साथ साथ चल रहे हो या अभी तक वहीं पर स्टार्टिंग में अटके पड़े हो? या आज खुद का सेल्फ एनालिसिस होगा, ठीक है? बताना मुझे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो सही उत्तर होगा टॉम क्रूज। तो अमेरिकी एक्टर हैं, आप जानते हो सभी टॉम क्रूज के बारे में, जिनको अभी सेना में उनके असाधारण योगदान के लिए खास तौर पर टॉप गन जैसी फिल्मों में उनकी शानदार भूमिकाओं के लिए अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान है सेना को बढ़ावा देने और सशस्त्र बलों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने में उनके योगदान के लिए उनको दिया गया है। क्योंकि ऐसा कहा गया कि टॉम क्रूज की जो टॉप गन मूवी है, मूवी का नाम है टॉप गन, उसने सैन्य भर्ती को काफ़ी बढ़ावा दिया है, जिससे नौसेना में जनता की रुचि बढ़ गई है। काफ़ी यूथ नौसेना की तरफ आकर्षित हुए, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें अपने आप को देख रहे हैं। तो इसी के लिए यूथ को नौसेना की तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने जो काम किया, जो इस तरह की मूवीज बनाई, तो उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। टॉम क्रूज नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा सलमान खान। तो अभी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सलमान खान को पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको पता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो ये पहला एडिशन ही होगा, इसको होस्ट भारत ही कर रहा है। 13 से लेकर 19 जनवरी तक ये चलेगा। और कहाँ पे? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम। इसमें 24 देशों के 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, क्या पता कभी पूछ ले, क्योंकि अभी खो खो काफी न्यूज में होने वाला है अगले साल। तो 2023 में भारतीय महिला खो खो टीम की जो कप्तान है ना, नसरीन शेख, उनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो पूछ सकते हैं नसरीन शेख का संबंध किससे है? खो खो से है। पिछले साल ये अर्जुन अवार्ड मिला था। भारतीय महिला खो खो टीम की ये कप्तान है। और अभी हमने पढ़ा भी था 56वां महिला और पुरुषों का जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुआ था, उसमें महाराष्ट्र ही विजेता रहा था, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। और एक खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं। खो खो 9, खो खो 9, ऐसे याद हो जाएगा ये आपको, ठीक है? अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। तो अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ये शुरू हुआ अभी 17 दिसंबर को ही, और ये 23 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पे? भोपाल में। उद्देश्य क्या है? टिकाऊ वन प्रथाओं को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और वानिकी क्षेत्र में हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। थीम भी रखी गई है, लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। इसमें भागीदार देश श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया हैं। वैसे भोपाल से ही अभी आपको याद आएगा कि गीता जयंती पर अभी किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बना था? तो आंसर होगा भोपाल में ही। तो भोपाल न्यूज में था। अगर मैं पूछूं सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने वाला पहला शहर कौन सा बना था? तो भोपाल। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक बना भोपाल में ही। और भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सब जानते हो। कौन सी गैस लीक हुई थी? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको केमिकल नेम क्या है, मतलब कैसे लिखते हैं? C2H3NO। और कौन सी फैक्ट्री थी जिसमें यह हादसा हुआ था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर एक बुक आई थी जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। इसको लिखा टिम वॉकर ने।
तो अब इन सम कारणों से ये भोपाल न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा अरुण कपूर को। तो भारत, भूटान और ओमान में शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले भारतीय शिक्षाविद हैं अरुण कपूर, और इन्हीं को अभी भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने सम्मानित किया है। तो भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू, तो वहाँ पे एक चांग लिमथांग स्टेडियम है, वहीं पे अभी जो 117वां भूटानी राष्ट्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ था, और वहीं पे अरुण कपूर को रेड स्कार्फ और दाशो की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो आमतौर पर वरिष्ठ भूटानी अधिकारियों को दिया जाने वाला एक दुर्लभ सम्मान है। वैसे आपको बता दूं, ये जो अरुण कपूर है, इनको इससे पहले भी 2019 में भी भूटान के ड्रुक थकसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको याद होगा इसी साल भूटान का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। वैसे घोषणा तो 2021 में ही हो गई थी, लेकिन अभी दिया गया, जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। तो ये ध्यान रखना अरुण कपूर का नाम। बाकी ऑप्शन में दिखाता हूँ एक बार कुछ नाम आपको। आपने पढ़ा भी किरण मजूमदार शॉ के बारे में, बायोकॉन कंपनी की संस्थापक है। अभी जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला, शाहजी एन करुणा जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 मिला, और जसलीन कौर 2024 का टर्नर पुरस्कार इनको मिला था। तो ये भी सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने बांग्लार बारे आवास योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है पश्चिम बंगाल की ये योजना होगी, बांग्लार से ही समझ में आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभी उन्होंने ये योजना शुरू की है जिसका नाम है बांग्लार बारी आवास योजना, जिसका उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के लोगों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। इसमें 21 जिलों के अभी 42 लाभार्थियों को 60,000 रुपए की पहली किस्त सौंपी गई है, और ये भी कहा गया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 16 लाख अतिरिक्त लोगों को आवास सहायता मिलेगी। तो इसमें राज्य सरकार के 14,773 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना चला रखी है ना, उसके तहत 3 सालों में हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है। इसी कारण से हमने ये योजना शुरू की है हमारे राज्य के नागरिकों के लिए, और अगर इसमें केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो सारा पैसा हम खुद देंगे। अच्छा, इसी बात पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, अर्बन, वो कब शुरू हुई थी? मोदी जी ने ही इसको शुरू किया था 17 जून 2015 में। और ग्रामीण वाली यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल वाली, वो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सुशासन सप्ताह 2024 ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 19 से लेकर 24 दिसंबर तक। तो केंद्र सरकार के द्वारा 19 से लेकर 24 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, और इसके लिए प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? शासन और सेवा वितरण में सुधार करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। आप जानते हो भारत में हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, अटल जी की जयंती को मनाया जाता है ये दिवस। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। अगर आपकी नॉलेज बढ़ी है, अगर वीडियोस से बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ एक बार फिर याद दिलाऊंगा, वीडियोस को हेल्प की ज़रूरत है आप लोगों की, इसकी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, अपने चैनल की मदद कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है, जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपका कोई ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। 1-2 मिनट आपके लगेंगे मुश्किल से शेयर करने में, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। PDF और क्विज के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो चलिए भी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। और कल वीकली वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो अगर वीकली में आप साथ साथ चल रहे हैं, रिवीजन करते चल रहे हैं, तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। मैं साथ के साथ वीडियो अपलोड करता हुआ चल रहा हूँ। ये दिसंबर का 3rd वाला वीक है। चलो फिर अभी देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न पूछा था कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया विनीसियस जूनियर को। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया 18 दिसंबर। फिर पूछा किसने जमशेदजी टाटा पुरस्कार जीता? किरण मजूमदार शॉ।
और किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया? इंदौर। किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता? कैटलिन सेंट्रानील। सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड बनाया है नेट साइवर ब्रंट ने। भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट ये लॉन्च किया, उसका नाम है किसान कवच। तुलसी गौड़ का निधन हो गया, वे क्या थी? पर्यावरणविद। और उबर ने कहां पर महिलाओं के लिए मोटो वुमेन बाइक टैक्सी शुरू की? बंगलुरु। और आखिरी प्रश्न था अभी, किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आर अश्विन। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूँ। आर अश्विन की अभी ऑटोबायोग्राफी आई थी, हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, तो देखिए किसको याद है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का आयोजन हुआ? तो ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।